गत गत दिवस की कक्षा से आपको काफी लाभ हुआ होगा। आगे भी ऐसी कक्षा बीच में रखी जाएंगी, जैसे भी चर्चा के अनुसार आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से आपको सूचित किया जाएगा। तो अभी कुछ प्रश्न मैं रखता हूँ आपके सामने, आप यथाविधि उनको हल करने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ, ये 2005 में पूछा गया था कि बुध की उच्च राशि क्या है? वृष, सिंह, कुंभ या कन्या? सर कन्या होगा। जी श्रेया जी, आपका उत्तर सही है कि कन्या इसका उत्तर होगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपको मैं पूछता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि स्थिर राशियां कौन सी हैं? कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, मैंने भी पहले पूर्व में आपको पढ़ाया है कि चर उनका स्वभाव, राशियों का स्वभाव एक बताया गया, ग्रहों का या राशि का एक स्वभाव बताया गया है। तो उसमें चर स्थिर राशियां बतानी है आपको कौन कौन सी। अगर किसी को ध्यान में है तो आप बोल सकते हैं, अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कृपया वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं वहां पे, तो मुझे उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। जिनको ध्यान में हो हैंड रेज कर लेंगे पहले, उसके बाद ये पूछ लेंगे कि करके सर हैंड रेज कर क्वेश्चन क्या लेंगे है? जिनको ध्यान में हो। सर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बता दीजिए, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पुनः एक बार पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि स्थिर राशियां स्थिर राशियां कौन सी हैं? कल 3 स्वभाव आपको बताए गए थे, एक चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव। तो उसमें जो स्थिर राशि जिनको संज्ञा दी गई है वो कौन कौन सी हैं, वो बतानी है। जी सर मैं बताती हूँ। जी सर स्थिर स्थिर राशि आएगी वृष राशि, और जी सिंह राशि, और जी वृश्चिक राशि, जी और कुंभ राशि। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2, 5, 8 और 11 नंबर पे जो राशियां आएंगी, 2 पर वृष आती है, 5 पर सिंह राशि, 8 पर वृश्चिक राशि और 11 पर कुंभ राशि। तो इनको संज्ञा दी गई है स्थिर की। इसके अलावा जो दूसरी है उनकी चर संज्ञा और द्विस्वभाव संज्ञा है, जो बच गई हैं दूसरी 8 राशियां। अगला प्रश्न है कि गोपाल की क्या राशि है? ये यूजीसी संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट दिसंबर 2005 में ये प्रश्न ये भी पूछा गया था कि गोपाल की क्या राशि है। तो ये जो मैंने आपको नक्षत्रों के चरण उसके अक्षर पढ़ाए थे, नक्षत्र का जब टॉपिक चला था उसमें ये बात आई थी, वहां पे चरण बताए गए थे, उनके अक्षर कुछ बताए गए थे। तो गोपाल नाम की क्या राशि बनेगी? जैसे आप में से किसी ने पूछा था कि मोनिका या ऐसा कोई नाम बोला गया था, कि जो प्रश्न आपने भी फेस किया है, तो वैसे ही यहाँ एक प्रश्न है, गोपाल की क्या राशि है? ऑप्शन है मेष, मिथुन या कुंभ। कुंभ होगा सर। जी मनीषा जी, सही उत्तर है आपका कि गोपाल से कुंभ राशि बनेगी, क्योंकि जो गो शब्द है वो कहाँ पे आएगा, कुंभ राशि के अंतर्गत में आता है। तो इसलिए उस गोपाल नाम के आदमी की जो राशि बनेगी वो कुंभ राशि बनेगी। अगला है, सूर्य की उच्च राशि क्या है? अर्पणा जी, सविता जी, आप बोलिए। जी महोदय पुनः प्रश्न बोलिए। प्रश्न है, सूर्य की उच्च राशि क्या है? सूर्य की उच्च राशि बतानी है आपको। सूर्य कौन सी राशि में उच्च होता है? ऑप्शन दे देता हूं सर आपके लिए। सिंह राशि में, सिंह राशि में। सिंह राशि, श्रेया जी उसकी अपनी राशि है, मैंने अपनी राशि नहीं पूछी है। सूर्य की अपनी राशि नहीं पूछ रहा हूँ मैं, उसकी उच्च राशि पूछ रहा हूँ, ग्रह कब सर उच्च होगा मेष ऊपर। राशि। हाँ मेष मेष। हो। बिल्कुल, जी जी सही कहा आपने। अभी जिन्होंने मेष कहा है
वो सही हाँ। उत्तर है। सिंह है उसकी अपनी राशि है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी राशि उनकी अपनी है, वो अपने उसके स्वामी है, पर उसकी उच्च राशि अलग से बताई गई है आपको। जैसे सूर्य की मेष, और उसकी नीच राशि मैंने बताया कि उससे 7वीं उसकी नीच राशि होती है, तो उसका उल्टा शनि में है। शनि की उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है। उसी तरह उच्च राशि अगर बात करें हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा की वृष राशि उच्च है। उसी तरह अन्य अन्य ग्रहों की भी है। अगला प्रश्न लेते हैं। भौम की नीच राशि कौन सी है, ये आपको बताना है। भौम, भौम कर्कट अर्थात राशि होगा। कर्क। कर्कट कर्क, राशि। जी कर्कट जो जिस राशि है, जो केंकड़े के जिसकी आकृति, जिसका स्वरूप है, वो इसकी नीच राशि बताई गई है। अब आपको बताना है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह की कौन कौन सी राशियां हैं? बुध की, बुध ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है? कन्या और मीन। कन्या तो जी। ठीक है, पर मीन गलत कहा आपने, मीन नहीं आएगी। कन्या सही उत्तर एक है। दूसरा जो मीन कहा वो गुरु की राशि है, वो ना कि बुध की है। सर इसकी नीच राशि फिर कौन सी है बुध की? बुध की मैं अपनी राशि पूछ रहा हूँ। बुध क्यों, कौन कौन 12 जो राशियां हैं, मेष वृष मेष मेष इत्यादि, उसमें बुध की अपनी राशि कौन कौन सी है? मिथुन और कन्या। हाँ, मिथुन और कन्या सही कहा। अभी कहा सही है आपने, पहले आपने मीन कहा था, तो मीन गलत है। सर वो मुझे मीन लगा राशि, उच्च नीच पूछ रहे हैं आप, तो नहीं नहीं, मैंने उच्च सोचा। नीच नहीं है, अपनी उसकी अपनी राशि। इसलिए प्रश्न ध्यान से सुनिए, नहीं तो पुनः आप पूछ सकते हैं। गलत उत्तर नहीं देना है। अगला प्रश्न है, शुक्र की नीच राशि कौन सी है? कन्या। जी, सर बिल्कुल सही कन्या जवाब, राशि। कन्या राशि। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। कर्क किस कर्क राशि पर कौन सा ग्रह नीच होता है? सर कर्क राशि पर कौन सा ग्रह मंगल। नीच होता है? सर मंगल ग्रह। जी, बिल्कुल सही जवाब आपका कि मंगल ग्रह। देखिए, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। वो राशि से भी पूछा जा सकता है, या ग्रह से भी जोड़ के पूछा जा सकता है, या कोई और भी उसका एंगल बन सकता है पूछने का। तो आपको दोनों तरफ से देखना है कि ग्रह की राशि से भी देखना है कि कौन सा राशि से कौन सा ग्रह नीचे जा रहा है, कौन सा उच्च जा रहा है, और कौन से ग्रह से कौन सी राशि उच्च है, कौन सी नीच है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे प्रश्न का, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। अब हम वापिस अपने विषय पे आते हैं, जहाँ विषय हम पढ़ रहे थे। तो विषय हम पढ़ रहे थे ग्रहों के बारे में, तो वहीं से हम आगे चलेंगे ग्रहों के ऊपर। जैसे महोदय हमने ग्रह, एक बार वो समझा दीजिए तो, कर्क राशि का नीच कैसे हुआ मंगल? कर्क, मीन, जैसे देखिए ना, ये इसका इसका उच्च राशि कौन सा होता है? मंगल का उच्च राशि बताइए। मकर। जी, मकर से काउंट करिए, 7वीं राशि कौन सी आएगी? अच्छा, समझ गई। उससे 7वीं राशि काउंट करनी है आपको। उच्च में निकालो चाहे नीच में निकालो, आपको 7वीं राशि ही निकालनी पड़ेगी काउंट करके। मकर से 7वीं राशि कर की आएगी ना, आप काउंट करके देख लीजिए। वो नहीं पूछे तो अब, महोदय, आपने प्रश्न जी कहा कि मतलब कर्क राशि के कौन से नीच राशि है? नहीं नहीं, मैंने प्रश्न किया कि कर्क राशि किस ग्रह की नीच राशि है। ये आप प्रश्न ध्यान अच्छा। से सुनिए। नहीं सुने, ठीक है मैंने महोदय। ग्रह से जोड़ा उस राशि को, मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला कुछ भी। अच्छा, ठीक है, मैं मैंने ही उस कंफ्यूज। राशि को ग्रह से जुड़ा, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना होगा शायद। जी। आवाज थोड़ी सी कट गई होगी मुझे लग रहा है। तो हमने जो पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ। कि पूर्व में हमने अभी तक पढ़ा है, सूर्य का, चंद्र का, होम का, बुध का, गुरु का, शुक्र तक हम आए थे। शुक्र ग्रह तक हमने स्वरूप पढ़े थे। उसके आगे हम चलते हैं। अभी हम शनि के बारे विषय में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं शुक्र का थोड़ा सा आपको पुनः एक बार बोल देता हूँ
यहाँ पे जब तक ये स्लाइड खुलता है तब तक मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप सुनते रहिए। मैं फ़ोन से आपके साथ जुड़ा भी हूँ, फ़ोन के साथ भी, क्योंकि शायद यहाँ से थोड़ा सा ये जुड़ नहीं पा रहा है। मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ। तो देखिए, शुक्र के विषय में हमने पढ़ा था कि वो उसका जो स्वरूप है वो श्वेत है, उसका स्वभाव वो शुभ स्वभाव बताया गया है, और अमात्य आदि जो उनकी संज्ञा बताई गई है वो है भृत्य की, उसके अलावा और आत्मा आदि जो संज्ञा है वो दुख की बताई गई है, और इसकी उच्च राशि तुला है। ये सूर्य का उल्टा होता है, ठीक। अगर आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, उस चित्र के माध्यम से आप ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है, ये जो स्लाइड आपको अभी शो हो रही है, इस पे देखिए, एक स्लाइड आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, वहां पे लिखा है, देखिए नीचे, काल पुरुषस्य राजत्वादि विभाग, वहां शनि के नीचे लिखा है सेवक। जैसे गुरु और शुक्र के लिए सचिव, वो मंत्री हैं दोनों, तो वो सेवक है, शनि को सेवक की संज्ञा दी गई है, तो उसकी उच्च राशि तुला है। तो फॉर्मूला था 10 3 28 15 5 27 20 15 15, 20 राशि, तुला राशि के 20 अंश पे जब शनि किसी की कुंडली में होंगे तो उन्हें उच्च माना जाएगा, और उसी से ही 7वीं राशि मेष आती है। तो जब शनि किसी की कुंडली में 20 अंश के कहीं पे होंगे तो मेष राशि में, तो उनको नीच माना जाएगा। ये सूर्य का ठीक उल्टा है, क्योंकि सूर्य मेष राशि के 10 अंश पे उच्च होता है और तुला राशि के 10 अंश पे नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये उसका उल्टा है। राशि आप याद रख सकते हैं ऑपोजिट में, पर अंश आपको अलग अलग याद रखने हैं कि सूर्य के 10 अंश है और शनि के 20 अंश है। और इनके जो देवता हैं वो है ब्रह्मा, ये आप नोट करिए, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इनकी जो अधिपति बताए गए हैं वो सनायु, एक शब्द यहाँ पे सनायु, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे आप समझेंगे। और इसका स्थान जो है वो है परिष्कृत। परिष्कृत एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो जैसे शुक्र का शयन स्थान बताया गया था, तो यहाँ पे परिष्कृत एक शब्द है, वो ध्यान में रखना है। और इसका जो वस्त्र है वो है जीर्ण। जीर्ण होता है, जीर्ण से समझिए आपकी जो बहुत टूटा फूटा जैसा वस्त्र, इस तरह का, जिसका पुनः कुछ उसको ठीक करना पड़े, इस तरह का जीर्ण वस्त्र। और इसकी जो धातु है वो है लोह। लोह धातु है, लोहे का कारक इसको माना जाता है। और इसका जो रत्न है, वो उसका जो प्रमुख रत्न है, प्रमुख रत्न पूछा जाए तो रत्न नीलम इनका रत्न है। और ऋतु, इनकी जो ऋतु बताई गई है वो है शिशिर ऋतु। और इनको काल के निर्देश में इनको बताया गया है वर्षस्य, तो वर्ष के अधिपति इनको बताया गया है। और इनका जो रस है, रस है कषाय, कषायम, तो कषाय इनका रस बताया गया है। और इसके अलावा अब जो राहु और केतु है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका खाली आपको जो ध्यान रखना है वो, क्योंकि वो छाया ग्रह है दोनों ही, क्योंकि वो किसी समय में एक ही मनुष्य था, तो जिसको किसी वो एक किसी युद्ध में, जब समुद्र मंथन का विषय आप देखेंगे तो वहां पे उसको भगवान विष्णु के चक्र से उनको मारा गया। तो उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो छाया ग्रह है, उनके कारण ही ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। उनकी उच्च या नीच राशि आपको ध्यान में रखनी है। तो 15-15 अंश तो आपको पता ही है दोनों के क्या अंश है। उसमें जो बात ध्यान में रखने वाली है, तो उसकी जो उच्च राशि है, राहु की उच्च राशि धनु है और नीच राशि मिथुन है। उसका उल्टा केतु का है। केतु मिथुन राशि पे उच्च के होते हैं 15 अंश के, और धनु राशि पे नीच हो जाते हैं। अगर आपको राहु का याद है तो केतु का याद आपको अपने आप हो जाएगा।
तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो छाया ग्रह है जिसके कारण ग्रहण इत्यादि में उनका विचार किया जाता है, और कहीं पे उनका कोई स्वरूप है इत्यादि। एक बार जी पुनः मंत्र, वदतु महोदय। कौन सा विषय बोलना है फिर से? राहु केतु छाया ग्रह है और इसकी उच्च राशि धनु, ये बता हाँ, दीजिए। राहु की उच्च राशि धनु। जी जी, दोनों जो ग्रह हैं राहु केतु वो एक ही है। जो धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है, और धड़ का जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है, तो इसलिए वो एक ही है। और वो छाया 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 उनका आकृति धूम आकार की है, उसकी कोई आकृति नहीं बताई गई है इस तरह से कहीं भी। तो जो पर्टिकुलर आपको जैसे इसकी बताई रक्त श्याम और श्वेत, चंद्रमा की श्वेत बताई गई, या भौम की श्वेत रक्त बताई गई, या बुध की हरितः, गुरु की गौर, और शुक्र की श्वेत, कृष्ण शनि की कृष्ण, इस तरह से वहां पे नहीं बताया गया है। तो वहां पे जो आपको ध्यान रखना है, तो वो जो दोनों ग्रह है वो है, उनकी जो आकृति है वो धूम्र वर्ण उनका बताया गया है। धूम्र वर्ण आपको ध्यान में रखना है, दो धूम धूम धुएं के जैसा उनका दोनों का वर्ण है। और जो अंश आपको पता मैंने बताया कि 15-15 अंश पे दोनों ही उच्च होते हैं। तो राशि जो राहु की जो उच्च राशि वो धनु है और नीच राशि मिथुन है, उसका उल्टा केतु का होगा। मिथुन राशि केतु की उच्च होगी और धनु राशि नीच होगी। अंश सेम है दोनों के 15-15। तो इस विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब 9 के 9 ग्रह हम पूरे इनको पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगला जो विषय है वो है भाव का, जिसमें आपको लगा है दशम भाव, उस पे हम जाएंगे। सर और एक मैं बार आपको शनि का बता पूरा, दो। जी शनि का पुनः सुन लीजिए सविता जी। शनि का जो स्वरूप है वो कहा गया है कि ये कृष्ण कृष्ण जो काले, भगवान कृष्ण का जो मुरलीधर जो रूप है उस तरह का जो रूप है, कृष्ण कलर का, काला कलर का वो बताया गया है, काले वर्ण उनका कृष्ण वर्ण बताया गया है। और ये क्रूर ग्रह है, इनका जो स्वभाव है वो क्रूर है। अभी मैं आपके साथ ग्रहों का मैत्री भी बताऊंगा, कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन किस ग्रह का शत्रु है, ये भी आपको बताऊंगा। और अमात्य आदि जो संज्ञा है वो सेवक की है, शनि को सेवक कहा जाता है। जैसे सूर्य चंद्रमा राजा है, मंगल सेनापति है, बुध को कुमार कहा गया है, और गुरु और शुक्र को सचिव कहा गया है, मंत्री कहा गया है, और शनि को सेवक कहा गया है। उसको भृत्य भी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं। और आत्मा आदि जो संज्ञा है इसकी वो दुख है, दुख बोला गया है। जैसे सूर्य को आत्मक कारक बताया गया है, और चंद्रमा को मन का, भौम को बल का, बुध को वाणी का, गुरु को ज्ञान का, सुख का, शुक्र को मंदन का। अगर आप, वो कल एक महोदय ने एक बात कही थी कि अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, तो वही है, मद शब्द उसी को रिप्रेजेंट करता है। और शनि है वो दुख का कारक भी बताया गया है। और सूर्य की उच्च राशि मेष है, और चंद्रमा की वृष, और भौम की मकर, बुध की कन्या, गुरु की कर्क, शुक्र की मीन राशि। और उसके बाद शनि की तुला राशि है, और इसके देवता जो बताए गए वो ब्रह्मा है। और इसके जो अधिपति बताए गए हैं, ग्रहाणाम अधिपति, तो शनि के अधिपति बताए गए स्नायु के अधिपत्य करते हैं ये, मतलब शरीर में कौन सी चीज का ये अधिपति करते हैं। जैसे सूर्य से क्या है, अस्थि का, और चंद्रमा से रुधिर का, भौम से मज्जा का, बुध से त्वचा का, गुरु से बसा का, और शुक्र से बार्य का, और शनि से स्नायु का, ये विचार किया महोदय जाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? किसका जी? स्नायु? हाँ, जी, ये ये एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका पर्टिकुलर अर्थ तो इस वक्त सामने नहीं है। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल है, कल मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा, आप इसको अंडरलाइन करके रखिए। और अभी आप यही ध्यान में रखिए स्नायु हूँ, तो कल इसके विषय में मैं थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। परिष्कृत इसका स्थान बताया गया है, और इसका
वस्त्र जो है जीर्ण वस्त्र है, इसकी धातु लोह इसकी धातु बताई गई है। इसका रत्न जो है वो नीलम है, और इसकी जो ऋतु बताई गई है वो शिशिर ऋतु, और काल में निर्देश किया गया है तो वो वर्ष का, और इसका जो रस बताया गया है वो है कषाय, कषायम, कषाय रस इसका बताया गया है। तो ये सब बातें हमने यहाँ देखी। तो जैसे काल पुरुष में सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का, मंगल बल का कारक होता है, बुध वाणी का, गुरु ज्ञान सुख का, शुक्र बल का, बलस्य, और मंद का, और शनि दुख का कारक है। तो ये सब बातें हमने देखी। तो उसके बाद रस भी देखे, इसके कौन कौन से इनके रस हैं, इत्यादि इत्यादि बातें हमने इन विषय में की। तो इस विषय में कुछ आपका और कोई पूछना चाहता है, आप इसमें आप में से कोई इसके विषय में कुछ और, तो नहीं तो फिर हम इसके अपग्रहों की मैत्री के विषय में हम आगे चलेंगे। इनकी मैत्री क्या क्या, कौन सी ग्रह की किस क्या मैत्री है, कौन, आपको एक स्लाइड भी दिखाई दे रही होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, कंप्यूटर पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह है। अभी मेरी आवाज आ रही जी? जी। जी। तो हाँ, ये खत्म हो गया था, तो ये कट गया शायद मेरे से, मैंने चेंज किया तो वो कट ही गया। तो हम देख रहे हैं ग्रहों के और शत्रु
और सम क्या, कौन सा किस ग्रह सम है, कौन सा, तो वो मैं आपको बताने। तो सबसे पहले हमको समझना है कि जो मित्र है या सम है, आपको प्रश्न। तो जैसे पहले हम, जैसे सूर्य की बात, सूर्य का कौन सा ग्रह है, कौन सा शत्रु ग्रह है। तो जो मित्र जो ग्रह है आवाज कट कट उसमें के आ रही है। एक जो मित्र, बात क्लियर नहीं आ रही है। जी नहीं, स्लाइड भी नहीं शो कर रहा है। स्लाइड तो नहीं चल रहा, ये नेट थोड़ी, आवाज क्लियर। रीस्टार्ट करिए महोदय। तो मैं कर लूंगा, पर यहाँ पे भी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज भी कट रही है। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, शायद यहाँ पे आज कुछ समस्या है मेरे घर में, तो फोन से ही ट्राई करता हूँ। तो स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी, मेरी आवाज है, और स्क्रीन पे आपको एक फोटो भी दिखाई दे रही होगी। जी जी, आवाज आ रही है। जी, यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है अब आपको? जी। मनीषा, चित्र दिख रहा है या नहीं? तो यहाँ हाँ पे सर, दिख रहा देखिए है। लिखा है कि जो, जी, तो इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सूर्य है, तो उसका ग्रह है, कौन सा ग्रह है उसका सम है, कौन सा ग्रह शत्रु, मैं आप नोट करते चलेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँ। तो जो सबसे पहले सभी ग्रहों के अधिपति प्रकाश जिनका मिलता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह का अपना प्रकाश है। अन्य अन्य जो ग्रह हैं उनका उतना प्रकाश नहीं है, उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। आप जो ग्रह देखते हैं उनमें से सूर्य है। तो सूर्य के जो मित्र हैं वो है बृहस्पति और मंगल, ये तीनों ग्रह हैं इसके मित्र ग्रहों की, इनको संज्ञा दी गई है, ये तीनों ही ग्रह इसके मित्र माने गए हैं। और सूर्य के जो सम में आता है, जो सम का मतलब होता है ना जो शत्रु है ना वो मित्र है, वो बीच में सम, उस ग्रह को सम कहा गया है। जो मित्र है वो उसके साथ उस ग्रह की ठीक उसका उसके साथ उसका तालमेल है। और जो सम है उसमें ना वो मित्र के जैसे स्वभाव होगा ना शत्रु के जैसे, वो बीच में ही रहेगा। और शत्रु का तो आपको पता ही है। तो शत्रु ग्रह में आता है, सूर्य का जो शत्रु है वो है शुक्र, शनि और राहु। ये तीन ग्रह, राहु केतु, ये दोनों ही, क्योंकि राहु केतु के कारण यहाँ पे क्या है, ग्रहण घटित हो रहा है। तो सूर्य के जो शत्रु आते हैं वो है शुक्र, शनि, राहु, केतु। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि राहु या शुक्र ये सूर्य के साथ बैठे हैं, एक तो वो अस्त हो जाएंगे, और दूसरा क्या है, राहु केतु होंगे तो वो ग्रहण योग बनेगा, जिसके कारण हो सकता है सूर्य के कारण जो जो चीजें फलित होती हैं वो ना मिले। तो ये सब विषय इससे होता है। अब दूसरे पर आते हैं, चंद्रमा पे। तो चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं सबसे पहले वो है रवि। रवि सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। और दूसरा बुध, क्योंकि चंद्र पुत्र बुध है तो इसलिए भी वो उसके
मित्र ग्रह में आते हैं। और इसका जो समग्रह में है वो है मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। चंद्रमा के जो समग्रह हैं वो है मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। और इसका जो शत्रु ग्रह है चंद्रमा के वो है राहु, केतु। और शनि और शुक्र को भी ध्यान में रखेंगे, अगर ऑप्शन में कहीं पे शनि या शुक्र मिलता है तो ये भी इसके पाप ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। परंतु शुक्र और शनि भी अगर ऑप्शन में है तो वो भी सही उत्तर होगा। अगर आपको कोई प्रश्न में राहु केतु नहीं मिलता है, शुक्र शनि है, तो वो भी सही होगा, उसमें भी वो भी उसके शत्रु ग्रह में ही आते हैं। उसके बाद अगला है भौम, जिसको मंगल कहते हैं। तो मंगल के जो मित्र ग्रह है वो है बृहस्पति, रवि सूर्य का पर्यायवाची मैंने कहा अभी। उसका चंद्र, ये इसके मित्र ग्रह है भौम के। इसके जो सम है वो है शुक्र और शनि। शुक्र और शनि को यहाँ पर सम में रखा गया है, मंगल के सम ग्रहों में इनको बताया गया है। और इसके जो शत्रु हैं वो है बुध और राहु। बुध के साथ, मंगल के साथ अगर बुध होगा या राहु होगा तो वो पीड़ित होगा, उसके रिलेटेड जो फल हमको मिलना है, जो उससे विचार किया जाता है, उस फल में कमी होगी। अगला जो ग्रह है वो है बुध। तो बुध में यहाँ पे जो इसके मित्र ग्रह हैं वो है शुक्र, रवि और राहु। बुध के जो मित्र ग्रह है शुक्र, रवि और राहु, इसके मित्र ग्रह में आते हैं। सम में आते हैं मंगल, बृहस्पति और शनि। और इसके जो इसका जो क्या कहते हैं, इसको शत्रु जो है इसके वो है चंद्र, राहु और बुध। क्योंकि अगर बुध के साथ ही, अगर बुध का विषय में कहा गया है कि अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठा है तो वो पापी ही माना जाएगा, वो भी पापी हो जाएगा। तो अगर राहु के साथ बुध बैठा हो तो आपको पता वाणी पर प्रभाव करेगा, क्योंकि वाणी का कारक उसको माना जाता है। तो वो आपको दो ग्रह याद रखने हैं, वो है चंद्र और राहु, ये इसके शत्रु ग्रह में आते हैं। उसके बाद गुरु के जो मित्र ग्रह हैं वो है गुरु, बृहस्पति को कहते हैं या बृहस्पति को गुरु कहते हैं, एक ही शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल है। इसका ऑपोजिट वर्ड है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो मित्र ग्रह है वो है रवि, चंद्र और मंगल। और सम में है राहु, शनि। और शत्रु ग्रह में है चंद्र, बुध और शुक्र। क्योंकि मैंने अभी कहा, क्योंकि देखिए चंद्रमा भी अगर निर्बल है, उसके पास बल नहीं है, तो वो भी पापी ही होगा। जब वो पूर्ण बली हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तभी वो शुभ माना जाता है, अन्यथा वो भी बुध के जैसे ही है। अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठा है तो वो पापी ही है, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो शुभ माना जाएगा। और शुक्र भी इसमें आता है, चंद्र, बुध और शुक्र इसके शत्रु हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? जी, कृपया कहें, आगे चलते हैं यहाँ से। जी महोदय, क्लियर है, क्लियर है। जी जी जी, तो आगे देखिए, शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह में जो बात आपको समझनी है वो है, एक तो इसमें क्या है, इसके जो मित्र ग्रह हैं वो है, देखिए रवि, बुध, शनि और चंद्र, ये 4 ग्रह इसके मित्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले शनि, उसके बाद बुध, उसके बाद चंद्र, उसके बाद शनि। और इसके जो समग्रह है वो है मंगल और बृहस्पति। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो है रवि, चंद्र। इसके बाद रवि चंद्र ही चलेगा, शुक्र से राहु केतु तक रवि चंद्र सभी इन 4 के ही शत्रु हैं। अगर राहु के साथ रवि होता है या चंद्र होता है वो शत्रु माना जाएगा, उसकी राशि में बैठा है तो भी उसका शत्रु माना जाएगा वो, या वो उसके शत्रु हैं या ये इनके शत्रु हैं। वो दोनों ही पीड़ित अवस्था में है, रवि दोनों ही जगह पर, अगर वो राहु के साथ बैठा है तब भी वो पीड़ित है, अगर
उसकी राशि में बैठा है तब भी पीड़ित है, अगर उनकी दृष्टि वहां पड़ी है तब भी वो पीड़ित ही माना जाएगा। तो रवि चंद्र यहाँ ध्यान रखेंगे। इसका शनि पे चलते हैं। शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो है शुक्र, बुध और राहु, और इसके जो समग्रह है वो है बृहस्पति, एक ही ग्रह यहाँ बताया गया है। और इसके जो मित्र शत्रु ग्रह है वो है रवि, चंद्र और मंगल। अभी देखिए रवि चंद्र के साथ शनि के जो शत्रु हैं वो मंगल को भी शनि का शत्रु ही बताया गया है। रवि चंद्र तो है ही, उसके साथ मंगल भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद राहु पे आते हैं। राहु के जो मित्र ग्रह है वो है शुक्र, शनि और बुध। एक शुक्र उसका मित्र है, शनि ग्रह उसका मित्र है, तीसरा जो ग्रह है वो है बुध। उसके बाद इसके सम जो है महोदय वो है बुध और लिख नहीं पाए, बृहस्पति। महोदय फिर से बोले। जी लिख लीजिए, पुनः मैं बोलता हूँ। राहु का लिखिए मित्र ग्रह, जी लिखिए। राहु के जो मित्र हैं वो है शुक्र, शनि और बुध। उसके जो सम में आता है वो है बुध और बृहस्पति। देखिए यह बुध मित्र में भी है और सम में भी। अगर सम से प्रश्न पूछा गया है तो सम में भी बुध आएगा, और मित्र में पूछा गया है तो मित्र में भी बुध आएगा। और इसके जो शत्रु हैं वो सेम शनि के जो शत्रु हैं वही राहु के हैं, वही केतु के हैं। तो ये तीनों महोदय जगह यहाँ पे एक सेम सम का है। अर्थ क्या है? सम का मतलब है ना वो शत्रु है ना वो मित्र है, वो बीच में है। ना वो उसको मित्र की संज्ञा दी गई है, ना वो शत्रु की संज्ञा में दी गई। शत्रु अर्थात जिससे आपकी बनती ना हो, और मित्र का मतलब है जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है। और सम का मतलब है जिसको आप जानते तो हैं पर उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो सम यहाँ पे ये सम शब्द उसके लिए ही प्रयोग है यहाँ पर। उससे उस ग्रह की दृष्टि, मान लीजिए कोई ठीक ग्रह है अच्छा महोदय। ग्रह उसको देख रहा है, ये सम ग्रह की यहाँ पे बताए गए हैं ग्रहों के, तो वो देख तो रहा है पर उसको उससे फल नहीं मिल रहा है। आप किसी को जानते हो, वो अच्छा जातक या जाति का वो अच्छी है, पर उसको जानने मात्र से कुछ नहीं होता। तो अगर फल हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे सीधी सी बात है ना समझने की। अब यहाँ पे आप पढ़ के आए हो, तो मैं ही बोलता रहूँ, अगर आप ना पढ़े और आप ना पूछे उससे फल प्राप्ति नहीं होगी ना। तो यहाँ आना हम मात्र नहीं, तो उसका श्रम तो वही इसी को यहाँ पे समझिए। मित्र है तो वो अच्छा, बहुत अच्छी बनती है। शत्रु है तो यही नहीं, सीधी बात सम है। तो यहाँ उसको इस गया है वो ग्रह है, तो अब सम में है तो उसके फल में न्यूनता होती है। शत्रु में होगा तो मिलेगा ही नहीं उसका कोई फल। तो जब सम में जो 100% है वो 70-60 तीसरा का अंक मान सकते हो। राहु हो गया, केतु पे आता है वो है शुक्र, शनि और बुध। सेम है, राहु के जो मित्र हैं वही केतु के हैं, और राहु के समग्र है वही बृहस्पति, वही के हैं, और वही शत्रु। तो ये शत्रु यहाँ पे याद रखना आसान है। आप खाली जो ध्यान में ज्यादा रखना है वो सम है, और जो मित्र है वो उनको क्लियर आपको याद होने चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए रवि चंद्र लास्ट के 4 जो शुक्र, शनि, राहु, केतु है, वहाँ पे रवि चंद्र तो सभी जगह पे है। और देखिए शनि से राहु केतु तक आपको जो याद रखना है वो मंगल तीनों जगह है। उसके ऊपर आपको याद रखना है चंद्र बुध बृहस्पति, बुध में चंद्र राहु होगा, और बृहस्पति में चंद्र और बुध शुक्र होगा। 3 चीजें हैं, चंद्र और बुध होगा, शुक्र तो उसका शुक्र का ही तो बता रहे हैं हम, वो नहीं होगा। इसलिए तो ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है मित्र वाले श्रेणी में, मित्र वाले टेबल में। तो इसको आप एक क्लियर ढंग से याद करेंगे और ध्यान में रखेंगे कौन सा ग्रह है। ये ऊपर आपको यहाँ पे एक प्रश्न भी ये दिखाई दे रहा होगा, महोदय इससे ये बहुत जातक प्रश्न परिजात आता है। या फिर बृहद प्राशन होरा शास्त्र से। जी इससे बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं जी और बनते भी हैं। यहाँ पे देखिए ना जी कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए संख्या है, यहाँ पे इतने सारे जितने ग्रह दिख रहे हैं इतने प्रश्न मान के चलिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 तो मित्र से ही बन जाते हैं।
22 प्रश्न यहीं पे बन रहे हैं मित्र वाले इस पार्ट से। उसके बाद सम में देखिए कितने सारे ग्रह हैं, जो भी है जितने ग्रह यहाँ पे बताए गए हैं उन सभी से प्रश्न बन सकता है, या जो ग्रह है उनसे प्रश्न बन सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर आपको कोई यहाँ पे कोई ग्रह का मित्र या शत्रु या सम समझ ना आया हो, वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियर है आपको, ये मित्र सम महोदय ये वाला? तो क्लियर है, लेकिन वो पिछला नहीं लिख पाए, ब्रह्मा वाला जो लिखवाए। जी जी, एक मिनट में देखता हूँ उसको। लिख लीजिए आप, मैं बोलता हूँ उसे। हम पीछे देख रहे थे, शनि के विषय में पूछ रहे हैं ना आप? आप कुछ बता अर्पणा रहे जी, थे शनि जिनके के विषय में स्वामी कह रहे हैं जी, ना आप? जी जिनके स्वामी आप तो ब्रह्मा यहाँ, बोले थे। जी जी, एक मिनट मैं यहाँ देख के आपको बोलता हूँ। शनि के जो जो देवता बताएंगे वो ब्रह्मा है। उसके बाद तो इसके जो देवता है वो ब्रह्मा लिख लीजिए, पहली बात। दूसरा, इसके जो जिसका ये अधिपति करते हैं शरीर पर, तो वो स्नायु शब्द है। उसके बाद है इसका जो स्थान बताया गया है वो है परिष्कृत। और उसके बाद है वस्त्र, वो है जीर्ण वस्त्र। और इसकी धातु लोह बताई गई है, धातु। और जो ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। और काल में जो निर्देश बताया गया है वो है वर्ष का, वर्षस्य। और इसमें जो रस बताया गया है शनि का वो है कषाय, कषायम। ये नोट करेंगे। ये जो हमने अभी जो हम इसका देख रहे थे, ये मित्र और ये सम और शत्रु वाला, अगर आप इस विषय को देखना चाहें तो बृहद पराशर होरा शास्त्र से भी आपको ये मिलेगा। और बृहद जातक करके एक ग्रंथ है, वहां पे भी मिलेगा। या जातक परिजात ग्रंथ है, वहां पे भी ये विषय आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पूछता हूँ, यहाँ पे इस विषय में यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए हैं कि सूर्यस्य मित्राः के सन्ति। चंद्र, बृहस्पति और मंगल। जी जी। और जैसे यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न एक है, रक्त वर्णस्य ग्रहु स्त। मंगल। रक्त वर्ण के मंगल। कौन कौन से ग्रह हैं? रक्त वर्णस्य, जी, मंगल और सूर्य दोनों। एक का है रक्त सूर्य, हाँ। श्वेत, और दूसरा एक रक्त श्याम है और एक रक्त श्वेत है। तो दो उत्तर होगा। अगर सूर्य और मंगल ऑप्शन में है तो दोनों ही आपको समझना है कि ये दोनों ही, अगर उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो वो सही उत्तर होगा। ठीक है। तो अगला देखिए, पीत वर्णस्य। जो गुरु का देखिए हमने गौर वर्ण पढ़ा था, तो वो पीत शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल होता है। पीत, जैसे यहाँ प्रश्न लिखा है कि पीत वर्णस्य ग्रह को अस्ति। तो पीला वस्त्र है जिनका, आपने एक उदाहरण सुना होगा, समास का उदाहरण है पीताम्बरः। पीत अस्य अम्बरः, उसका विग्रह होता है पीत यस्य अम्बरः सह पीताम्बरः। तो पीत शब्द भी गुरु के लिए इस्तेमाल होता है। तो पीत वर्णस्य ग्रह को अस्ति, तो ऑप्शन में अगर आपको गुरु मिलता है तो वो भी सही होगा। पीत शब्द, अगर आपको पीला शब्द ऐसा कुछ वहां पे लिखा हो तो वो भी सही उत्तर होगा। और देखिए मैं आपको थोड़ा दृष्टि के विषय में समझा देता हूँ, इन ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं। तो सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते हैं। 12 भाव होते हैं ना, तो 1 2 3 4 करके इस तरह से 12 भाव। तो 12 भावों में
जो ग्रह है, जो 9 ग्रह हैं, वो अपने से सप्तम दृष्टि सभी की होती है, अपने से सातवें घर को सभी देखते हैं। जैसे कोई ग्रह किसी मेष, जैसे सूर्य मेष राशि के, मान लीजिए, जो कुंडली तो सभी ने देखी होगी, कुंडली का चक्र आप सभी की कुंडली भी होगी बनी हुई, आपने वहां देखा होगा एक चक्र बना होता है, उसमें 12 हाउस होते हैं, खाने होते हैं 12 बने हुए। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो एक मिनट में यहाँ से दिखाता हूँ। महोदय आवाज नहीं आ रही। एक मिनट जी, मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था, एक मिनट रुकिए। ये देखिए इस तरह से अभी आपको दिखाई रहा, स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है, जी एक कुंडली का चक्कर दिखाई दे, लगन कुंडली इस पे लिखा है। ये किसी, मान लीजिए किसी की कुंडली है ये, अभी इस पे आप मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा है, ये खाली की खाली है, ये 12 खाने हैं। जहाँ पे देखिए ऊपर 11 लिखा है, 11 दिख रहा है आपको, छोटा सा लिखा हुआ 11 12 1 2 इस तरह से लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल कोने में लिखा है नीचे से। जो जी पहला जहाँ लग्न कुंडली है उसके नीचे लिखा है, देखो शनि है वहां पे 16 लिखा है आगे, उसके नीचे 11 शनि लिखा है। 16 लिखा जी। जी हाँ 16 उसके अंश है, और जैसे वहां मंगल के आगे 20 लिखा है तो वो 20 अंश मंगल के हैं, बुध 21 अंश है। जैसे किसी की, ये किसी की जातक की कुंडली है तो यहाँ पे देखिए बुध 21 अंश का है, सूर्य 18 अंश का है, शुक्र 14 अंश का है, केतु की डिग्री नहीं है, 0 डिग्री का है, बृहस्पति 15 अंश का है, शुक्र राहु भी 0 है, और उसके बाद चंद्रमा 21 अंश का है। तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग है 11 12, ये 11 12 1 2 ये जो लिखा है ये राशियां हैं। 11 नंबर की कुंभ, उसका मीन मेष वृष, ये इसका लगन कौन सा है, तो ये कुंभ लगन का जातक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से 12 हाउस होते हैं। तो उसमें क्या है, जो ये जो पहला जो जहाँ शनि आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो वहां पे अगर कोई भी ग्रह 9 में से बैठा है तो वो अपने से सप्तम भाव को देखेगा ही देखेगा। सप्तम कहाँ पे हुआ, तो यहाँ से काउंट करेंगे शनि से। शनि के पास 1, जहाँ मंगल बैठा है वहां 2, जहाँ बुध और सूर्य बैठे हैं वो 3, जहाँ शुक्र और केतु दिख रहे हैं वो 4, उसके अगले वाले में जहाँ 3 लिखा है वहाँ 5, उसके अगले का जो जहाँ 4 लिखा है वो 6, और जहाँ 5 लिखा हुआ है वो 7 है। वहां पे सब ग्रहों की दृष्टि सप्तम, अपने से सप्तम भाव को देखती ही देखती है। अपने से सप्तम, अपने से सातवें घर को सभी ग्रह देखते हैं, वो कहीं पे भी बैठा हो। जरूरी नहीं है ये जो ऊपर जहाँ पे अभी देख रहे हैं शनि को, आप यहाँ पे बैठा हो, वो इन 12 भावों में कहीं पे भी बैठा होगा, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा है, इसमें पर तो वो वहां महोदय से बृहस्पति दिखा रहा है, 7वां घर नहीं नहीं बृहस्पति दिखा रहा नहीं नहीं नहीं, वो सप्तम राशि है, वो सप्तम भाव नहीं है। सप्तम भाव है जहाँ पे 5 लिखा है। है। अभी कुछ किसी कारण से मैं आपको वो पर्टिकुलर स्लाइड नहीं दिखा पा रहा हूँ जो आपको मेरे को दिखानी थी, पर ये आपको समझाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ आपके, ये आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पर। तो अभी जो आपको समझना है वो है कि ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखता है। मान लीजिए सूर्य लगन में बैठा है, किसी के भी लगन में, कोई भी एक कुंडली है, उसका जो प्रथम भाव है, प्रथम घर है, जो हाउस है, उसमें बैठा है, वहां से सप्तम भाव जो भी जो होगा उसके ठीक नीचे, उसके ठीक ही नीचे सप्तम भाव होगा। केंद्र से अगर हम 1 नंबर के हाउस से देखेंगे तो उसका ठीक सप्तम भाव उसके नीचे होगा, उसके नीचे वाला घर, वहां तक काउंटिंग करेंगे तो 7 ही आएगा। तो वहां तक, वहां पे शनि ही नहीं, सूर्य चंद्र मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु, इनमें से कोई भी बैठा है वो सप्तम भाव को देख रहे ही देख रहे हैं सभी। पर उसके अलावा क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनकी विशेष दृष्टियां हैं। आप पहले नोट कीजिए कि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते हैं, ये लाइन लिख लीजिए पहले, ठीक है। जब आपने पहली एक टर्म देख ली कि वो सप्तम भाव को सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते ही हैं, तो दूसरी जो आपको याद रखना है उसमें से कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टि है, तो वो कौन कौन से हैं।
तो उसमें से विशेष दृष्टि के लिए 3 ही ग्रह बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो जिनकी सप्तम के अलावा भी दूसरी भी कोई दृष्टि है। सप्तम भाव तो सप्तम दृष्टि से तो सभी देखते हैं, सप्तम अपने से साथ में घर को सभी देखते हैं, सभी ग्रह देखते हैं, परंतु यहाँ पे क्या बताया गया कि मंगल, बृहस्पति और शनि की विशेष दृष्टि है। वो विशेष कौन सी है? तो सप्तम दृष्टि तो इनकी भी है, पर विशेष कैसी है? तो सबसे पहले मंगल की नोट करेंगे, 7 के अलावा वो और कौन सी दृष्टि से देखता है? तो 4 और 8 चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि। मतलब अगर मंगल मान लीजिए लग्न में बैठा है किसी की कुंडली में, और वहां से चतुर्थ भाव हम वहां से काउंट करेंगे 4th हाउस, 1 2 3 4, वो कहीं पे भी 12 भाव में कहीं भी बैठा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में कहीं भी बैठा है, जहां पे भी बैठा है वहां से हमने काउंट करना है। मान लीजिए वो 10th हाउस में बैठा है, तो वहां से चौथा कौन होगा? 10 11 12 1, तो लग्न को चौथा माना जाएगा। तो मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि होती है 7 के अलावा। वो जो 7 के अलावा देखता है तो वो चतुर्थ और अष्टम दृष्टि से देखता है। अब आते हैं बात उसके बाद बृहस्पति पर। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है, वो मैंने कहा कि सभी ग्रहों की होती है, तो उसका वहां विशेष क्या है? उसमें विशेष दृष्टि कौन सी है? तो है 5 और 9, पंचम और नवम, अपने से पंचम भाव को और अपने से नवमें भाव को। वो जहां भी बैठा होगा 12 भावों में, उसमें उससे वो अपने से 5वां भाव या 12वां भाव जो आएगा वहां से, 12वां नहीं क्षम्यता 9 नंबर का भाव जहां पे भी आएगा काउंट जी। तो 5 और 9 आप शब्द आपको याद में रखना है कि 5 और 9 उसकी विशेष दृष्टि है। उसके बाद चलते हैं हम शनि पर। शनि की भी सप्तम दृष्टि है, वो सभी ग्रहों की है, जैसे सूर्य से लेकर केतु तक सभी की है, पर यहाँ पे इसकी विशेष दृष्टि कौन सी है? वो है तीसरी और 10वीं, अपने से तीसरे भाव को और अपने से 10वें भाव को वो विशेष रूप से देखता है। सप्तम भाव को तो वो देखता ही देखता है। तो यहाँ पे अभी कोई दृष्टि के विषय में कुछ आपको समझ ना आए हो कि 7 क्या है, 3 और ये 10 और 5 9 4 8, ये कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो ये पूछ सकते हैं आप अभी। सर एक बार दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी सुन लीजिए श्वेता जी, सभी क्षमता महोदय, सविता जी सुन लीजिए कि ये सभी महोदय ये स्लाइड पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नया विषय है। अभी जी अभी क्या हो रहा है ना, मैं घर के अंदर बैठा था तो वहाँ पे जहाँ मेरा नेट नहीं चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मुझे और भी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, तो वहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। तो मैं बाहर बैठा हूँ, फोन से चला रहा हूँ, तो फोन में सभी चीजें अवेलेबल करना उतना आसान नहीं होता है, जुड़ना एकदम से कहीं से। तो मैं कल हो सके तो एक प्रॉपर जगह पे बैठ के कल आपको सही, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा नेट की समस्या है, थोड़ी सी नेट मेरे पास कम है आज, तो वो जिस कारण से जुड़ नहीं पाया। कल पुनः मैं इसको रिवाइज करूंगा और वापिस हम कल भाव के विषय में, जो आपको भाव लगा है 10वां भाव, मैं तो आपको पूरे ही 12 भाव बताऊंगा, पर आपको पर्टिकुलर 10वें भाव को फोकस करना है। जो कुंडली में 12 भाव होते हैं कि कौन से भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। तो अभी जो आपने पूछा, तो कल आपको वो पुनः बताया जाएगा। अभी ये आपको दिमाग में रखना है कि मैंने 7 भी कहा था, कोई 3 और 10 भी कहा था, 4 8 भी कहा था, 5 9 भी कहा था। ये आपको एक टेबल के माध्यम से कल मैं पूरा बताऊंगा, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कल। अभी आपको ये आपके दिमाग में रहे इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। तो सविता जी सुन लीजिए कि हर ग्रह की अपने से 7वें भाव को वो देखता ही, अपने से 7th हाउस को, जो कुंडली होती है हमारी बनी हुई, वहां पे एक चार्ट होता है, आपने देखा होगा, उसको पे लिखा होता है लगन कुंडली। जी सर। लगन कुंडली में क्या होता है, जो पहला भाव होता है जो शरीर माना जाता है, इसकी संज्ञा है तनु। उसमें कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, तो वहां से वो अपने सप्तम भाव को देखता है। उसके जो ठीक नीचे जो घर है, जो हाउस है, वो सप्तम भाव माना जाता है। कल मैं उन सभी भावों की क्या संज्ञा है वो भी आपको बताऊंगा। उन पर्टिकुलर भावों से, 12 के 12 भावों से
कौन सी चीज का विचार किया जाता है, कहाँ से शिक्षा का विचार, कहाँ से बच्चे का विचार, कहाँ से पत्नी का विचार, कहाँ से कार्य का विचार, काम का, कहाँ से आय का, कहाँ से व्यय का, कहाँ से संपत्ति का, और शरीर के कौन कौन संग का विचार कहाँ कहाँ से किया जाता है। विभिन्न विभिन्न बातें हम कल करेंगे, और कल जो ये विषय अभी हमने किया है उसको पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल दिया और वापस कल मैं इस विषय को नहीं बोलूंगा, पुनः एक बार। आज किसी कारणवश ये समस्या हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी महोदय, जो मैंने बताया कि एक जी एक अर्पणा जी वो बोलिए। प्रतिपदा होता जी, तिथि का जो होता है, तिथि और जी तिथि अधिपति, उसको भी करना है क्या? नहीं, वो विषय नहीं है यहाँ पे। वो तिथियों के स्वामी वो हमें नहीं देखने हैं। जो प्रतिपदा आदि तिथियां होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, वो यहाँ पे विषय नहीं जी है। वो आपको, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो कल मैं आपको वो विषय बता दूंगा, पर यहाँ पे वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो अभी जो आपको मैं बता रहा था कि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते हैं, वो एक बात। दूसरी जो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि 3 ग्रह ऐसे हैं 9 ग्रह में से जिनकी विशेष दृष्टि बताई गई। कौन कौन से? पहले मंगल, दूसरे बृहस्पति, तीसरे शनि। तो सबसे पहले मंगल। तो मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि 7 के अलावा, और बृहस्पति की 5 और 9 7 के अलावा, और शनि की 7 के अलावा 3 और 10, ये 4 8 5 9 और 3 10, ये जो सातवीं दृष्टि बताई, ये कल मैं आपको चार्ट के माध्यम से पूरा एक ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी अगर आपको है पूर्व विषय में अभी जो हम पढ़ा इस विषय में कोई समझ नहीं है तो आप, क्योंकि 2 मिनट अभी है, उसके बाद लगेगी तो यहाँ पे समाप्ति करनी पड़ेगी कक्षा की।